हाय। हैबिट बिल्डिंग पे काम जारी है और इट इज़ अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, लेकिन आई हैव टू बी पेशेंस दिस टाइम। साइको एनालिसिस में वो जो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के टर्म्स हैं, या इवन उससे भी ज़्यादा आपके जो मतलब इवन बियॉन्ड साइको एनालिसिस, जो हमारे कॉन्शियस एस्पेक्ट होता है वो बहुत कम हमें चला रहा होता है। मोस्टली जो हमारा अनकॉन्शियस होता है उस पर हम चल रहे होते हैं। मेरा दोस्त तो कहता है कि 95% से भी ज़्यादा हमारा अनकॉन्शियस हमें चला रहा होता है। तो वी टू बी स्मूथ, टू बी प्रोडक्टिव इन अ वेरी लॉन्ग टर्म, जिसे कहते हैं स्लो एंड स्टडी मूव्स गोज फॉरवर्ड, तो फार। तो हैबिट बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है और इस बार मैंने जो वो हरीनेस थी उसको कम करने की कोशिश की है और कर रहा हूँ। साइको एनालिसिस की बात छिड़ी थी तो मैंने फ्राइड को अच्छा एक चीज़ मैं अगर एक्सेप्ट करूँ रिगार्डिंग माई साइकोलॉजी की जो ग्रेजुएशन मेरी चल रही है। एक्चुअली आई एम इन द लास्ट ईयर, although I shouldn't reveal too much my personal information here, but it's okay. थोड़ी सी जो रेलेवेंट है वो बता देनी चाहिए। अच्छा, मैंने उसमें मेरा जो मेन फोकस था, मैं फाइनेंस को अपने कुछ बेटर करना चाह रहा था। although I have been in a very chaotic and uncertain and actually inexperienced and impractical things I have been doing in the past years, तो वो बहुत अनप्रोडक्टिव रहा है टू बी ऑनेस्ट। लेकिन खैर उसमें मेरा एक थॉट ये थी कि फ़िलहाल BS साइकोलॉजी जो है वो इसलिए कर लेता हूँ कि आई नीड टू हैव अ डिग्री। लेकिन मोस्टली जो क्योंकि मैं एक और फाइनेंस के लिए किसी और बिज़नेस की फील्ड में काम कर रहा था या अभी भी कर रहा हूँ, तो मैंने कहा था कि कम्प्लीटली साइकोलॉजी को मैं लेटर ऑन भी अंडरस्टैंड कर लूँगा, लेकिन ये जो एकेडेमिया का एक अज़ाब है कि आपको सर्टेन टाइम के साथ सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर उनके उस एक बड़ी लेथार्जिक एजुकेशन सिस्टम के अंदर आपको कई साल लगा के आपको एक डिग्री मिलती है। तो वो जो टाइम मेरा वैसे भी स्पेंड हो रहा है इंटर के बाद, तो लेट्स हैव वो एनरोल इन BS साइकोलॉजी और वो करते हैं। तो बाकी दिस इज़ जस्ट फॉर अथॉरिटी कि जो है वो डिग्री लेने के लिए। बाकी फॉर मी पर्सनली आई ट्राई टू प्रेफर नॉलेज ओवर पावर। तो लेकिन डिग्री इज़ एक्चुअली पावर ओवर नॉलेज वाली चीज़, कि आप अथॉरिटी लेते हो कि हाँ मुझे ये चीज़ आती है, although आपको आती हो या ना आती हो वो एक अलग चीज़ है। वो एक अलग बहस छिड़ जाएगी कि इनकी जो टेस्टिंग और एग्जामिनेशन होती है वो किस हद तक जो है वो फ्लॉड है। तो लेट्स नॉट गो इनटू दैट राइट नाउ। अच्छा, तो मैंने ये इसलिए एक्सेप्ट किया कि मैं आपको ये बता सकूं कि मैंने इन डिटेल अभी तक साइकोलॉजी को एक प्रॉपर वे में नहीं पढ़ा। इवन बीइंग इन द लास्ट ईयर मैंने एग्ज़ाम्स के लिए सिर्फ तैयारी करता रहा था और उस टाइम पे एक स्किमिंग वे में बुक्स पढ़ी थी जस्ट फॉर स्कोरिंग पर्पसेस। तो ये कहने के पीछे रीज़न ये थी कि मैंने भी फ्राइड का एक हिंदी के अंदर एक पर्सन ने बाय हिज यूट्यूब चैनल नेम इज़ देसी फ़िलासफ़र। तो जस्ट बिकॉज कि मेरी सबकॉन्शियस लैंग्वेज जो है या अनकॉन्शियस लैंग्वेज जो है मेरी उर्दू हिंदी है, although इसे कलेक्टिवली हिंदुस्तानी ज़बान कहना चाहिए। उर्दू और हिंदी की अलग अलग हमने डिस्टिंक्शंस कर दी हुई हैं। तो मेरी अनकॉन्शियस वो हिंदुस्तानी ज़बान है, यानी उर्दू है या हिंदी है। तो उसके अंदर मैं ज़्यादा क्विकली चीज़ों को ग्रास्प कर सकता हूँ कंपेयर टू इंग्लिश। तो मैंने वो उसका 6 आवर्स का फ्राइड के ऊपर उसने अपना एक मोनो लेक्चर कह लें, पॉडकास्ट कह लें, मोनो पॉडकास्ट वो उसने दिया हुआ था द देसी फ़िलासफ़र ने। तो वो मैंने जस्ट शायद परसों ऐसे ही ड्यूरिंग माय अदर वर्क्स पीछे बैकग्राउंड पे लगाया हुआ था एंड आई जस्ट
गो थ्रू फ्राइड का एक ओवरव्यू। तो उससे पहले भी मेरी, क्योंकि मेरे बहुत क्लोज़ फ्रेंड के साथ हु इज़ टू मच डीप इनटू साइकोलॉजी, तो उनसे मैंने बहुत कुछ लर्न किया है। तो फ्राइड जो है वो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस की जो कैटेगरीज बनाता है। अच्छा, ये जो एम्पिरिसिस्ट होते हैं, जो सिर्फ अपने सेंसरी डेटा को पे बिलीव रखते हैं, उनको ये चीज़ें लगेंगी कि ये जो ना हवा में बातें हो रही हैं। लेकिन इफ़ यू इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ, या आप अपने अंदर झांकते हो, तो यू नो कि वो सेंसेस से बियॉन्ड भी आपके अंदर एक पूरी दुनिया है। और आप अपने जो रैंडम थॉट्स आपको आ रहे थे, यू थिंक दीज आर जस्ट रैंडम, जिस तरह से वो लूडो के दाने आप फेंकते हो, बस वो चीज़ हो रही है। नहीं, देयर इज़ अ बिग, वो आइसबर्ग बताते हैं ना, देयर इज़ हंड्रेड्स ऑफ टाइम बिग अनकॉन्शियस, और जो आपके कॉन्शियस के नीचे जो है और सबकॉन्शियस के नीचे मौजूद है। तो फ्राइड जो था, उसने एक रेवोल्यूशन लाया साइकोलॉजी के अंदर उस टाइम पे, इन 19th सेंचुरी। बाकी आपके पास इंटरनेट मौजूद है, यू कैन गो एंड अंडरस्टैंड फ्राइड इन विच एवर कॉन्टेंट यू वांट। लेकिन अगर मैं इन अ वेरी क्विक ग्लांस आपको बता दूं, तो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ, कि जो हमारा कॉन्शियस होता है, दैट इज़ कि जो हम अवेयर होते हैं जिससे, और जिस डिसीजंस ले रहे होते हैं, और दैट इज़ द डोर एट आवर माइंड। कि फॉर एग्जांपल मैं वॉक कर रहा हूँ एंड आई एम अवेयर ऑफ ऑल दिस पार्क, और आई एम अवेयर ऑफ माई मूड्स, या ये सारे जो इमोशंस हैं, तो जिससे मैं फ़ौरन अवेयर हूँ राइट नाउ, दैट इज़ माई कॉन्शियस, दैट इज़ द डोर टू ऑफ माई माइंड, कि जिससे मैं एक्सटर्नल और इंटरनली इनपुट जा रही है मेरे माइंड को। फिर उसके नीचे आता सब कॉन्शियस, जो मेमोरी का पार्ट है, एंड मैनी अदर एस्पेक्ट ऑफ इट एज़ वेल। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे अगर याद करना हो कि मैंने परसों क्या क्या किया था, तो या मुझे अगर किसी ने कोई गिफ्ट पेन दिया था, मैं उसको जैसे ही मैं देखता हूँ उस पेन को, तो मुझे वो पिछली मेमोरी याद आती है उस दोस्त की जिसने मुझे पेन गिफ्ट किया था। तो ये मेरे सबकॉन्शियस की मेमोरीज़ हैं, जिसको मैं ऑन विल या ऑन ट्रिगर मैं एक्सेस कर सकता हूँ। दैट इज़ माई सबकॉन्शियस। अच्छा, अब इस सबकॉन्शियस के भी नीचे फिर आ जाता है अनकॉन्शियस, कि जिससे हम डायरेक्टली अवेयर नहीं होते, लेकिन वो हमें बहुत ज़्यादा हमारे बिहेवियर को इफ़ेक्ट कर रहा होता है और हमें चला रहा होता है। स्पेसिफिकली फ्राइड का जो अनकॉन्शियस का कंसेप्ट है, उसको मुझे फर्दर स्टडी करना होगा, लेकिन जैसे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पेरेंट्स जो थे वो बचपन से बहुत ज़्यादा एब्यूसिव और कन्फ्लिक्टिंग रहे हैं, कि उनके आपस में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स होती थी और टर्बुलेंट बहुत ज़्यादा थे, तो मैं अनकॉन्शियसली एक डिसीजन बनाता हूँ कि यार मैंने मैरिज नहीं करनी, जस्ट बिकॉज के मेरे जहन में है कि जो है मैरिज के बाद आपकी लड़ाई इतनी ज़्यादा होती है, और मैं इवन आई एम नॉट अवेयर कि वाई आई एम डिसाइडिंग दिस, या वाई मेरे इमोशंस ये हैं कि मैंने मैरिज नहीं करनी, लेकिन अनकॉन्शियसली आई हैव दिस इमोशंस के नहीं, मैं डरता हूँ मैरिज करने से, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो दैट इज़ हाउ आवर अनकॉन्शियस अफेक्ट्स अस। अचानक से मुझे किसी चीज़ का मूड हो जाता है, मैं सैड हूँ, तो अचानक से मैं सर्टेन जानरा के म्यूज़िक जो है वो लगाने की तरफ जाता हूँ। तो दिस इज़ हाउ आवर अनकॉन्शियस इज़ ड्राइविंग अस। तो इसी के लिए मैंने जो इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो बात की थी कि अपनी हैबिट्स को और अपनी रूटीन को बिल्ड करना जो है, और अपने लॉन्ग टर्म रेजिलियंस पैदा करना जो है, वो कितना नेसेसरी होता है, नहीं तो अदरवाइज़ वी विल बी मोस्टली ड्रिवन बाय आवर केओटिक अनकॉन्शियस। अच्छा, एक और चीज़ रिगार्डिंग पाइथागोरियन इल्यूमिनिज़म मैं बात करता हूँ, आपके लिए तो ये नया वर्ड होगा। बेसिकली दैट इज़ सीक्रेट ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स के जो
अपनी पब्लिशिंग कर रहे हैं और आई मीन स्पाइरल डायनामिक्स के मुताबिक तो दे आर एट लीस्ट एट येलो पैराडाइम, तो विच आई सी आल्दो के मुझे वो पहले मेरे ज़हन में था कि जो येलो पैराडाइम होता है उसमें हेट्रेड किसी चीज़ की नहीं होती, किसी फिनोमेना की, किसी पैटर्न की, लेकिन नाउ आई थिंक के होती होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल पाइथागोरियन इल्यूमिनिज़म जो है वो सर्टेन सोसाइटी के अंदर जो अभी तक ट्रेडिशनल या वो फ्लॉज हैं कि जो अभी तक ह्यूमैनिटी में रिमूव नहीं हुए, तो उस पर वो दे शो टू मच हेट्रेड कि उनको ख़त्म करना है ताकि जो है ये जो जर्नी है ये ऑनवर्ड जाए, या जो ह्यूमन सफरिंग है या सफरिंग ऑफ द न्यूज़फेयर जो है वो कम से कम हो। तो मुझे मेरे दोस्त ने 3 साल पहले इंट्रोड्यूस करवाया था पाइथागोरियन इल्यूमिनिज़म, लेकिन सैडली आई वाज इन वेरी हरी, क्योंकि मेरे फाइनेंस मीट नहीं थे और मैं एक बहुत ही लो स्टैंडर्ड लाइफ गुजार रहा था। तो आई वाज लाइक कि मेरे पास टाइम उस तरह से मैं फोकस्ड जो है अपने बाकी मेरे, क्योंकि एस्पेक्ट भी अकॉर्डिंग टू मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स में बहुत लोअर एस्पेक्ट पे चल रहा था। इवन मेरे लव एंड बिलोंगिंग का अभी भी फुलफ़िल नहीं हुआ, उस टाइम भी नहीं हुआ था, और देयर वर मैनी अदर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स कि जिसकी वजह से मेरा फोकस इंतहाई कम था। आल्दो आई ऑलवेज़ वांटेड टू हैव टाइम फॉर रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन, और जिसके लिए भी मेरी मोटिवेशन है कि अपने फाइनेंस मीट करूं और बाकी अपने जो नेसेसरी एस्पेक्ट्स हैं वो मीट करूं, ताकि माय प्रायोरिटी इज़ टू डू exploration and research and go up in the epistemic aspect, because for me epistemic value is the highest one of the highest one। अगर कोई और है भी तो मैं उसकी प्रायोरिटी दोबारा बनाऊंगा, लेकिन फॉर नाउ एक ह्यूरिस्टिकली मैं बता रहा हूँ। तो उस टाइम पे मैंने पाइथागोरियन इल्यूमिनिज़म की एक तो ऑल द रेस्ट इज़ प्रोपेगेंडा मैंने क्विकली पढ़ा। मैं उस वक्त पॉलिटिक्स और उनकी जो वो मैनिफेस्टेशन या उनकी जो एक प्रैग्मेटिक सर्टेन कंक्लूजन्स थी पॉलिटिक्स की, हिस्ट्री की, मैं उसको देखा और उनकी एक पाइथागोरियन इल्यूमिनिज़म से एक उसकी डाइवर्जन तो नहीं कह सकते, या शूट ऑफ शूट तो नहीं कह सकते, बल्कि देयर वाज अ कोन आर्टिस्ट जिसने पाइथागोरियन इल्यूमिनिज़म का कंटेंट जो था वो बड़ा सिंप्लीफाई करके प्रोवाइड किया था। तो मैंने उसके थ्रू उनकी ओंटोलॉजिकल मैथमेटिक्स की एक अंडरस्टैंडिंग ली थी, बट दैट वाज लाइक मुझे उस टाइम पे भी फील हो रहा था, और कुछ हद तक अभी भी फील होता है, क्योंकि मैंने भी दोबारा पाइथागोरियन इल्यूमिनिज़म को शुरू किया कि ये बहुत ज़्यादा मतलब कि इन माइंड और जिसे कहते हैं सोलिप्सिज्म और जस्ट जो है वो इम्प्रैक्टिकल जस्ट थिंकिंग के थ्रू जो है ना, वो जिसे कहते थे वो जो प्रैक्टिकल लोग होते हैं वो एक गाली कर देते हैं कि थिंकिंग की मैस्टरबेशन, मेंटल मैस्टरबेशन। तो मुझे वो थोड़ी सी उस टाइम बहुत ज़्यादा फील होती थी। लेकिन हाँ, उनकी जो पॉलिटिकल जो उनकी कंक्लूजन्स थी, आई वाज लाइक कि यार ये अगर इनकी दूसरी ओंटोलॉजिकल और वो एपिस्टेमिक एक्सप्लेनेशन मुझे पूरी तरह समझ नहीं भी आ रही, तो ये कोई लोअर पैराडाइम का के लोग जो हैं वो ये पॉलिटिकल एक्सप्लेनेशन और नहीं दे सकते। तो I was inspired by them but not completely convinced by them that time, and even now I started Pythagorean Hellenism again, लेकिन this time I am not in hurry, I will, बल्कि मैं enjoy ज़्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि I can manage a little more time than at that time and focus, although not too much
which I wanted. I want hundreds of x more टाइम एंड फोकस देन व्हाट आई कैन मैनेज राइट नाउ. तो आप समझ सकते हैं कि कितना पीछे हूँ अभी मैं अपने गोल्स में. तो इस बार इवन इट विल टेक मी ईयर्स. तो मैं पाइथागोरन इल्यूमिनिज्म और रेलेवेंट जो एक इंटीग्रेटेड जो भी एपिस्टेमिक मॉडल्स हैं उनको समझने में लगाऊंगा. तो दिस इज़ माई self promise which I am doing in this video. क्योंकि एक चीज़ जो उसके अंदर पाइथागोरन इल्यूमिनिज्म के अंदर है कि वो डायरेक्टली सिर्फ सिंथेसिस नहीं दे रहे होते, बल्कि वो एक स्पाइरल वे में पहले थीसिस एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, फिर उसका एंटीथीसिस एक्सप्लेन कर रहे होते हैं और फिर सिंथेसिस दे रहे होते हैं. और वो रिपीटेडली कर रहे होते हैं और इन अ वेरी वेरी सिंपल वेज. जितना वो बड़ी अंडरस्टैंडिंग आपको दे रहे होते हैं इतने सिंपल रिपीटेड वे में. दिस इज़ समथिंग वी शुड बी थैंकफुल टू देम. बाकी क्योंकि मैंने अभी उसको पूरी तरह से अंडरस्टैंड नहीं किया तो मैं उस पर कुछ फाइनल कंक्लूजन्स अभी बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगा. द फर्स्ट वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप टू explore something new is to be open minded. कुछ चीज़ें जो मैं बता दूं which Pythagorean illuminist claim are कि everything is mathematical. और जो भी बाकी फिनोमेनल एस्पेक्ट्स हैं एग्जिस्टेंस के, whether these are sensory world, एम्पिरिकल वर्ड जिसे हम कहते हैं, वेदर दिस इज़ इमोशनल वर्ड, सोशल वर्ड, हमारे जो इनवर्ड सेंसेशन की वर्ड जो बुद्धिस्ट जिसमें बहुत हाई होते हैं, ये सारे जो डोमेन्स हैं. आपको केन विल्बर के इंटीग्रल मॉडल का पता होगा, इंटीग्रल थ्योरी का, कि उसने जो है आपकी जो ऑब्जर्वेशन है या नॉलेज परसीविंग है, इंफॉर्मेशन परसीविंग, उसको 4 कोऑर्डिनेट्स में डाला था 2 एक्सिस के ऊपर. वन वाज इन आउट का एक्सिस एंड वन वाज इंडिविजुअल और कलेक्टिव का एक्सिस. तो वो उसने बड़ा अच्छा 4 कोऑर्डिनेट्स के अंदर अपना एपिस्टेमिक वो मतलब जितने भी एपिस्टेमिक डिफरेंट डोमेन्स थी, साइंस या बुद्धिज़्म या रिलीजन या साइकोलॉजी व्हाटएवर, तो वो उसने उन 4 कोऑर्डिनेट्स के अंदर ही उन सबको जो है वो कैटेगराइज कर दिया था. तो इट इज़ अ वेरी होलिस्टिक अप्रोच. अगर इससे अच्छा मॉडल आपको पता है तो प्लीज़ लेट मी नो, या इससे ज़्यादा इंसाइट्स आपको पता है तो आई एम ऑलवेज ओपन टू मोर बेटर इंसाइट्स, टू मोर बेटर नॉलेज, कोज आई नो कि आई एम इन द वेरी बिगिनिंग और आई नो नियर टू नथिंग. बाकी ये है कि हाँ, देयर आर सर्टेन थिंग पाइथागोरन इल्यूमिनिज्म जिस तरह से कहते हैं कि लॉजिक जो है वो यू हैव टू बी टू मच groundedness upon logic and rationality, cause it cannot be unreal. It can, if it is completely perfect logic, that it cannot lead you to far to truth. यानी कि ये आपको सच्चाई से दूर कभी भी नहीं लेके जाएगी या इल्यूजन्स में नहीं रखेगी या रिलेटिविज़म से भी आपको बियॉन्ड एक्चुअली ऑब्जेक्टिव ट्रूथ्स पे लेके जाएगी. एक चीज़ जिसकी वजह से मैं ज़्यादा अट्रैक्टेड हुआ हूँ पाइथागोरन इल्यूमिनिज्म की तरफ कि दे क्लेम दैट देयर इज़ ऑब्जेक्टिव रियलिटी, और विच इज़ के मेरी फंडामेंटल ड्राइव है कि मैं जो है वो उस ऑब्जेक्टिव रियलिटी को के नियर क्लोज़र हूँ इन माई ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ माइंड. तो बाकी अनदर थिंग इज़ के दे क्लेम दैट वी आर हेयर टू बिकम गॉड कलेक्टिवली, कि हम सब मिलके कलेक्टिवली जो है वो एक यूनिफाइड गॉड बनेंगे और फिर ये साइकिल बार बार रिपीट होगा. वन थिंग विच
जो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती है वो ये है कि पाइथागोरियन इल्यूमिनिज्म क्लेम करते हैं कि ये एक रिपीटेड साइकिल है जो इन्फिनिटी तक चलेगा इन फ्यूचर, और पास्ट में भी प्रोबेबली अकॉर्डिंग टू देम, आई एम नॉट श्योर, लेकिन प्रोबेबली कि वो इन्फिनिटी तक पास्ट में भी साइकिल चला और इन्फिनिटी तक फ्यूचर में भी चलेगा। तो दिस इज़ समथिंग वेरी स्केरी। वो नीचा का कोट है ना कि अगर आपको अपने लोनलीनेस के अंदर एक डेविल आके कहे कि जो लाइफ तुमने गुजारी है, तुम्हें यही लाइफ और ये सेम जो एक्सपीरियंसेस तुम कर रहे हो, इवन जो चांद तुम देख रहे हो और वो जो मकड़ी जो वहाँ से नीचे उतर रही है, वो तुम्हें ज़िंदगी में बार बार मतलब कि अगली लाइफ्स के अंदर इन्फिनिटी तक तुम्हें यही रिपीटेड एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे। तो इस इन्फॉर्मेशन के मिलने पे उस डेविल की तरफ से तुम्हारी हालत क्या हो जाएगी? तो क्या तुम अपने दांत नहीं पीसोगे? क्या तुम घुटनों पे नहीं आ जाओगे और चीखो चिल्लाओगे नहीं? मतलब हाउ वुड बी योर इमोशनल स्टेट? क्योंकि वो इस कंडीशन के वो इतने हर बार सेम वे में रिपीट होगी। लेकिन अगर ऑपोजिटली आई विश, मैं अगर उस टाइम पे अगर मेरे ऊपर ये स्टेट हो तो मैं उससे पूछूंगा इज़ देयर एनी वे कि हर नेक्स्ट साइकिल जो है वो प्रीवियस साइकिल से ज़्यादा बेटर हो और ये एक स्पाइरल जर्नी हो कि जहाँ पे हर नेक्स्ट साइकिल जो है वो इम्प्रूव्ड हो रादर देन के हर साइकिल तकरीबन सेम रिपीट हो। तो दैट वुड बी माई रिएक्शन टू दैट डेविल या डेमन। तो वेल अभी बहुत कुछ जानने वाला है, तो आई एम स्टिल ओपन एंड टू मच मोर मोमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग रियलिटी। अच्छा, एक चीज़ वो पिछली रह गई थी रिगार्डिंग फ्राइड की जो डिस्कशन के मुझे फ़ील हुआ, स्पेशली जब द देसी फ़िलोसोफर ने न्यूरोसिस को एक्सप्लेन किया, तो मुझे फ़ील हुआ कि मेरे अंदर थोड़ा सा वो जो बिग 5 जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं उसमें जो न्यूरोसिज्म का या न्यूरोटिक बिहेवियर होता है वो मुझे शायद मेरे अंदर वो है, वो थोड़ा सा हाई है वो स्केल। तो मैं एक तो ये कोशिश करूँगा कि उसको, देयर आर मैनी फैक्टर्स, वन इज़ कि मेरी जो चाइल्डहुड ग्रूमिंग है वो प्रॉपर नहीं हुई। आई हैवंट बोर्न इन a very well established family या environment, तो I have been in a very vulnerable environment from my childhood, तो not the worst but bad, तो जिसकी वजह से there are certain things जो हैं और I have to कई साल लगेंगे कि वो जो उसके इम्प्रेशंस हैं, जो वर्स्ट इम्प्रेशंस मेरे अनकॉन्शियस तक हैं, वो उनको मैं टैकल करके रिमूव करूं। तो आई एम टू कोप विद देम एंड टू रिमूव दोज impressions at my unconscious, at my behavior, at my emotions and my thoughts and personality building को जिस तरह से उसने किया है, इन बैड वे जो चेंज किया है उसको मैं इम्प्रूव करूँ। तो इट विल टेक ईयर्स बट आई विल डू दैट। अभी तो आई एम इन माई 23 ईयर्स ऑफ एज, तो अभी बहुत जर्नी बाकी है, एंड इट इज़ नॉट माई इंडिविजुअल जर्नी, इवन इट इज़ द कलेक्टिव जर्नी ऑफ ऑल ऑफ अस। तो जब आप ये रियलाइज़ करते हो कि यू आर नॉट इंडिविजुअल, या this whole existence you cannot disconnect yourself from it, or there is, I mean, no boundary, there are मतलब के practical boundaries, but at higher philosophical level जब आप जाते हो तो वो बाउंड्रीज कम से कम आपको होती नज़र आती हैं। तो जब आप ये रियलाइज़ करते हो तो यू get more patience and you have more
drive to improve the whole collective rather than being selfish to this body, this individual instance of life. So well, that's for today. Thank you very much if you are bearing me this long. Bye bye.